जी मैडम, करीब टाइम हो गया। स्पीकर ज्वाइन मॉडरेटर स्पीकर सर ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, कौन अभी है? अभी भाई ठीक है। प्रोफेसर सिंह है, इनको होस्ट बना दीजिए। SM सिंह तो सर। हाँ जी। हाँ तो स्टार्ट करिए, टाइम हो चुका है, स्पीकर ज्वाइन कर ही चुके हैं, स्टार्ट करिए। ठीक है ठीक है, अभी ज्वाइन किए हैं। गुड इवनिंग, मैं सिम्मी सिंह आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि IFPH यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। आज हम 1005वें वेबिनार पर हैं। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ एक बेहद डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर SM सिंह, जो देश के जाने माने होम्योपैथ हैं और इलाहाबाद के बहुत रिस्पेक्टेड नेम हैं। प्रोफेसर डॉक्टर SM सिंह के पास इम्प्रेसिव एकेडमिक क्रेडेंशियल हैं। MD इन होम्योपैथी, PhD इन मटीरिया मेडिका, PhD इन होम्योपैथी फ्रॉम हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी नासिक। डॉक्टर सिंह करंटली डायरेक्टर हैं श्री साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी प्रयागराज में। प्रोफेसर डॉक्टर SM सिंह जी को कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, हेनेमन नेशनल अवार्ड, आइकन्स ऑफ हेल्थ अवार्ड और द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड आइकन्स अवार्ड, जो उन्हें लगातार 4 साल मिला है। डॉक्टर सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड किए हैं। वे प्रिंसिपल रहे हैं श्री साईनाथ PG इंस्टीट्यूट के, मेंबर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर सर चेयरमैन भी रहे हैं PG और एजुकेशन कमेटी CCH की। यह बहुत क्रूशियल पोजीशन थी। सर एकेडमिक काउंसिल के मेंबर रहे हैं जयपुर, नागपुर, इंदौर, जबलपुर यूनिवर्सिटीज में। यानी डॉक्टर सिंह ने टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग और नेशनल लेवल कमिटीज सभी में काम किया है। सर ट्रूली एक मल्टी फेसेटेड करियर रखते हैं होम्योपैथी में। और आज सर जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बेहद टाइमली है, डिजीजेस ऑफ द विंटर एंड देयर होम्योपैथिक मैनेजमेंट। अभी विंटर सीजन चल रहा है और इस मौसम में स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज आते हैं, कोल्ड, कफ, फ्लू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। प्रोफेसर डॉक्टर SM सिंह आज हमें बताएंगे विंटर डिजीजेस का इफेक्टिव होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे करें। साथ ही प्रिवेंटिव अप्रोच और क्लिनिकल टिप्स भी शेयर करेंगे। सर का वास्ट एक्सपीरियंस बोथ एकेडमिक और क्लिनिकल आज की डिस्कशन को बेहद वैल्यूएबल बनाने वाला है। तो आइए हम प्रोफेसर डॉक्टर SM सिंह जी को वेलकम करते हैं। ओवर टू यू सर। सर हम सुन सकते हैं आपको, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी स्टार्ट। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर M के साहनी साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि विगत कई दशक से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उन्हें। वो एक समर्पित व्यक्तित्व है होम्योपैथी के लिए। सुबह से प्रातः काल से शुरू करके शाम रात तक कुछ न कुछ होम्योपैथी के लिए करते थे। इस पे जब बड़ी गहराई से विचार करके मैंने देखा कि डॉक्टर M के साहनी साहब ऐसा क्यों करते हैं, तो अंततोगत्वा इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि उनके पिताश्री का ये आशीर्वाद उन पे। होम्योपैथिक के प्रचार प्रसार के लिए जो वो विषय चुनते हैं, जो व्याख्यान करवाते हैं, स्वयं बोलते हैं, ये उनका एक शौक है और एक उनकी। इसलिए मैं बार बार उन्हें प्रणाम करूंगा कि वो हमें भी बोलने का सुअवसर देते हैं। अब प्रश्न दिया गया कि जनवरी के महीने में क्यों इस विषय को चुना गया, जहां शीतलहरी होती है। कभी कभी प्रयागराज में भास्कर भगवान के प्रखर किरणें नहीं दिखाई पड़ती। ऊष्मा तो दूर रहा, कभी कभी कोहरा आच्छादित रहता है। सड़कों पे चलना मुश्किल है, तेजी से गाड़ी चलाना मुश्किल है। और उसी में यदि ठंड की हल्की सी लहर चल गई हवा की, तो शीत लहरी सभी को एक कंपन का एहसास कराती है, उंगलियां ठिठुरने लगती हैं।
अतः समशीन समय में इस जनवरी में ठंड से बचाव के लिए ये एक बात सोची जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस पे चर्चा न किया जाए, तो इलाज के लिए भी काम करे और बचाव के लिए भी काम करे, क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव टू। तो जनवरी का महीना भारत में और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि चारों तरफ ऐसा हो कि सर्दी की चरम का समय माना जाता है, और इसी महीने में ठंडी हवाएं हल्की से या तेजी से चलती हैं, जो हमारे शरीर के तापमान को, हमारी बॉडी के जो हीट है उसको लेके बढ़ जाती हैं। तो हमारे शरीर में ठंडक रह जाती है। फिर थोड़ी सी बॉडी गर्म हुई, फिर ठंडी हवा लेके उसको बाहर निकल जाती। तो ले दे करके हमारा शरीर निरंतर धीमी गति से ठंड महसूस करता रहता है, क्योंकि इसका तापमान बाहरी लेके बाहर ये ठंडी हवाएं बाहर चली जाती हैं। सुबह और की ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हाथों में कपकपी आने लगती है, साफ महसूस होता है ठंडक का एहसास, और पूरे शरीर में सर्दी का ऐसा प्रभाव होता है कि झकझोर देता है शरीर को। ये सर्द हवाएं जनवरी में बढ़ते हुए, धूप, थोड़ी सी धूप दोपहर में दिखाई पड़ती है, परंतु पुनः वो शाम तक ठंडक के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि बिना गर्म कपड़े पहने बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है आजकल, कठिन हो जाता है तेजी से वाहन चलाना। आजकल जनवरी की सर्दी गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, सभी को समान रूप से प्रभावित करती है। और सुबह के समय घना कोहरा यातायात में बाधा डालती है। और जनवरी के आजकल के समय की सर्दी एक बड़ी प्रमुख पहचान होती जा रही है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, पारदर्शिता कम हो जाती है, बड़ी तेजी से वाहन नहीं चलाए जा सकते, मॉर्निंग वॉक करने वाले भी ठिठुरने लगते हैं, और यदि तेजी से वाहन चलाए तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। हम आज 10 जनवरी को बात कर रहे हैं, अभी जनवरी का मध्य 15 नहीं आया, फिर भी ठंड जो है स्कूल के जाने वाले बच्चों को भी सताती है, काम पे निकलने वाले मजदूरों को सताती है। इस जनवरी की ठंडक विशेषकर बड़ी कठिनाइयों के साथ काम करना पड़ता है। क्लिनिक में भी डॉक्टर लोग एक छोटा सा हीटर लगा के बैठते हैं। अतः ले दे करके इसकी व्यापकता सर्दी की, ठंडी की, हर व्यक्ति को परेशान करती है। और हाथों में दस्ताने से लेके सिर पर टोपी हो, शरीर पर मोटे कपड़े हो, इनके बावजूद भी ठंड हवा का असर बना रहता है। इस जनवरी में कई बार उंगलियां ऐसे सुन्न हो जाती हैं शीतलता से, ठंडक के, कि लिखना पढ़ना मुश्किल, पन्नों को पलटना, पेन पकड़ के बड़ी तेजी से लिखना मुश्किल सा होने लगता है, उंगलियां ठिठुर जाती हैं ना। तो जनवरी की सर्दी में गर्म चीजों का विशेष महत्व बढ़ जाता है। बार बार चाय पीते हैं, कई बार कॉफी लेते हैं, गर्म सूप भी लेते हैं, गर्म भोजन करने को प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि सर्दी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, थोड़ा गर्म महसूस करने के लिए भोजन का बड़ा महत्व हो जाता है। सुबह चाय से लेकर रात तक का लोग सुबह शाम अलाव जलाकर आजकल देखे जाते हैं
कि ठंड से बचने का प्रयास किया जाए। और अलाव जला करके हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा था अपने बचपने में, विद्यार्थी जीवन में, कि कई लोग बैठ करके आपस की बातचीत, दिन भर की दिनचर्या करते हैं और बड़ी देर तक, 8-10 बजे रात तक वो लोग अलाव जला के बैठते हैं, या धूप निकल आई तो धूप में जाते हैं, ताकि सर्दी की शीतलता से प्रभावित होने की थोड़ी कमी, राहत मिल जाए उसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रायः देखा गया कि अलाव के चारों ओर बैठकर बातचीत करना और इस मौसम का आनंद लेना एक खास परंपरा बनती चली आ रही है। हालांकि जनवरी की सर्दी कई समस्याओं को लेके आती है, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे छोटे बच्चों की बात हो। ये दो लोग जीवन के शुरुआत के, बचपन का और जीवन के अंतिम क्षणों में बुजुर्गों का ठंड के प्रभाव से अक्सर देखा जाता खतरा भी हो जाता है। सर्दी हो जाए, सर्दी लग जाए, जुकाम हो जाए, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां इस मौसम में बढ़ जाती हैं। उनके बचाव के लिए बहुत से लोग गर्म कपड़े भी पहनते हैं, अलाव के पास भी बैठते हैं, हीटर भी लगाते हैं। और गरीब और बेघर लोगों के लिए ये मौसम सबसे अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं रहते और रहने की उचित व्यवस्था नहीं रहती। अतः ये मौसम उन लोगों के लिए दुखदाई होता है। कार्य करना तो पीछे हो जाता है, अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए दिन भर का सतत प्रयत्न रहता है। इस कठिनाई के बावजूद भी जनवरी की सर्दी का अपना एक अलग ही आनंद भी है। ठंडी हवाएं, जहां कोहरा पड़ रहा हो, रास्ता साफ न दिखता हो, हल्की धूप प्रकृति को कभी कभी दिखाई पड़ जाती हो दोपहर में के लगभग, तो बड़ा आनंद महसूस होता है। धूप में अपने शरीर को सेकने के लिए, कोहरे से बचने के लिए, शीतल हवा की शीतलता से प्रभावित प्रभाव को कम करने के लिए आदि आदि सुखदाई भी होता है। इतना ही नहीं, खेतों में जो फसलें लहलहाती हैं उनको भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं गेहूं की फसल बड़ी अच्छी जाएगी, आदि आदि। मौसम में ताजगी महसूस होती है। हाँ, बचाव रखना चाहिए अपना, कि सर्द हवाएं नुकसान न कर दें। लोगों ने कहा मुझसे कि जो मैं देखता हूँ वही मैं मानता हूँ, जो नहीं देखूंगा उसको मैं नहीं मानता। मैंने पूछा, भाई आपने हवा देखी है? तो हवा इतनी ठंड हो जाए कि प्राण घातक हो जाती है। जब हम लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पढ़ाते थे तो एनाटॉमी के लिए, डेड बॉडी लेने के लिए, जो लावारिस लाशें इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन के बाहर जो बिना कपड़ा ओढ़े, बिना कुछ किए हुए बड़ी गरीब लोग ठिठुरते थे, निगलेक्टेड, वो सुबह मर जाते थे ठंडक में। तो वहां से जीआरपी लिखाना, फिर आदि आदि लेना, मतलब ये मौसम उनके लिए बड़ा कष्टकारी है, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है, भूखे रहते हैं। रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के बाहर अक्सर दिखाई पड़ते हैं। वो बड़ा कष्टदायी होता है ये सर्दी। तो लोगों को गर्म कपड़े, हम लोगों को कोशिश हो सके तो अगर दे सकें तो दे सकें, वरना सर्दी के जुड़े दिन जो हैं बड़े दुखदाई भी होते हैं। लेकिन सर्दी में जुड़े ये त्योहारों का आनंद भी एक तरफ बड़ा सुखदाई होता, क्योंकि कहा जा सकता है कि जनवरी की सर्दी हाथों की कपकपी और सर्द हवा के साथ जीवन को चुनौती देती है, लेकिन साथ ही हमें सहनशीलताएं, आपसी सहयोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का भी संदेश देती है। अतः अगर
बहुत आप एक्सट्रीम्स अगर देखें तो अत्यधिक ठंडक उन लोगों के लिए जिनके शरीर में ऊर्जा या ताप बनाने के लिए कमी होती है, दुखदाई होती है। लेकिन जो इनसे अलग हैं, जो अपने शरीर को ढक लेते हैं, उनको ये सामंजस्य बनाते हैं अपने प्रकृति के साथ, और उनको अच्छा भी लगता है। यह मौसम कठिन होने के बावजूद अपने खास यादें छोड़ता है। अतः इस मौसम में जो लोग सावधानी रखते हैं, जो लोग अपने को बचा के रखते हैं, तो आनंद भी लेते हैं। दोपहर में अगर धूप हो गई, भास्कर भगवान की थोड़ा सा धूप, तो वो धूप खलती नहीं जो जून की होती है, बहुत अच्छा लगता है। आदि आदि अतः दुख भी देता है, कष्ट भी देता, आनंद भी देता है। अब एक प्रश्न उठता है, हमारे प्रोफेसर साहनी साहब ने कहा था फोन पे, दूरभाष पे, कि इस मौसम के परिवर्तन में क्या जो रोग, सर्दी जुकाम बुखार, सांस, जोड़ों में दर्द, खुजली, त्वचा आदि में तकलीफें होती, उनके लिए क्या होम्योपैथी की कोई उपादेयता प्रमाणित है? कोई औषधियां उनको प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं? यदि वो प्रभावित हो गए तो ऐसे रोगियों के लिए क्या वो औषध क्यूरेटिव का भी काम करती है? तो देखने को मिला कि पहली लाइन बोरिक की कह देती, when days are hot and warm and nights are cold, we should say good morning to डलका मारा। वो बात पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आती है कि डलका मारा एक ऐसी औषधि है। और ध्यान दें कि जब राणा रणजीत सिंह बीमार हो गए थे, आवाजें गायब हो गई थी, जनरल एनोसार का हो गया था, आदि आदि, तो वो जब औषधियों से नहीं ठीक हुए थे, तो उनको देखने के लिए एक डॉक्टर है, और हेम्बर्गर का संभवतः नाम था, और उन्होंने डलका मारा ही दिया। और राणा रणजीत सिंह के चैम्बर में, राजा के वहां डलका मारा बनाई गई थी। कैसे 1:9 का, फिर कैसे 1:99 का वन बनाया, फिर एक लेके फिर 1:99 दो बनाया। ये फिर लिया रेशियो, जैसा फार्मेसी का ज्ञान होम्योपैथी का होता है। 6 तक पहुंचे, 6 के बाद उनको जब दिया गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। वो इतने प्रभावित हुए कि राणा रणजीत सिंह ने अपना कड़ा दिया, उनको अपने हाथ से उतार, और वो यहीं प्रैक्टिस शुरू करती। धीरे से, ये लंबी कहानी है, और इस तरीके से होम्योपैथी का प्रादुर्भाव हमारे भारत देश में हुआ। अतः उसी डलका मारा की बात करें, केंट ने कुछ और ही कहा। कहा, गर्मी के दिनों में जो लोग जाते हैं पहाड़ की तरफ, तो शरीर गर्म हो जाता, और चढ़ रहे हैं पहाड़ पे यात्रा करते समय तो पसीना भी निकलता है, और एक सर्टेन हाइट के बाद एकाएक पसीना उनका सूख जाता है। बस यहीं से हम गुड मॉर्निंग करेंगे डलका मारा को। सडन सप्रेशन ऑफ द स्वेट, एकाएक गर्म शरीर का निकला हुआ पसीना सूख जाए। ड्रेंचिंग स्वेट नहीं, पसीना बहा नहीं, सूख गया। उसके बाद वो आदमी एक हाइट पे जाके पहाड़ के ऊपर गया तो टहलने चल नहीं पा रहा, हाथ पैर सूख गए, कंठ मटेरिया मेडिका आदि आदि। तो डलका मारा एक ऐसी औषधि जो हिंदुस्तान में प्रवेश की थी, और दिया गया था राणा रणजीत सिंह को, और आदि, ये बहुत पॉलीकृष्ण की है। वैसे डलका हमारा आजकल बहुत काम कर रही कि मौसम के परिवर्तन में वो प्रभावित होने के समय प्रवणता के स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अच्छा, ये सोलेनेसी फैमिली की है। तो सोलेनेसी फैमिली क्या है श्रीमान जी? सोलेनेसी फैमिली ऐसी फैमिली है जिसके 60% की सब्जियां हम खाते हैं।
हमारी 60% सब्जियां सोलेनेसी फैमिली की हैं। बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली, कैप्सिकम सोलेनेसी फैमिली, डल्कामारा सोलेनेसी फैमिली, हायोसाइमस सोलेनेसी फैमिली, स्ट्रामोनियम सोलेनेसी फैमिली, आदि आदि। तो हमने पूछा एक बॉटनिस्ट से कि ऐसा क्या महत्व सोलेनेसी फैमिली की। तो उन्होंने बताया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी के, कि सारे बीज और वेजिटेबल में जब ओवरी को काटे तो या तो ट्रांसवर्स या वर्टिकल, लॉन्गिट्यूजनल, इसमें अरेंजमेंट रहता है। सोलेनेसी फैमिली एक ऐसी है जिसमें ऑब्लिक अरेंजमेंट होता हो, ये टेढ़े मेढ़े चलते हैं। अतः डलका मारा की हम बात कर लें आजकल, तो मौसम के परिवर्तन के प्रभावित होने वाले, जहां डेयरी है, जहां दूध के काम होते हैं, जहां नमी है, जहां हवा ठंड है, जहां पानी में काम कर रहे हैं, ठंडी हवा में निकल गए, चाहे स्कूटर से चाहे साइकिल से, या झोंका थोड़ा सा हवा का चल गया ठंडा आजकल, और हमारे शरीर का ताप निकल गया, फिर छोटा सा एक झोंका आया शरीर को स्पर्श करते हुए, वो भी हमारे शरीर के ताप को लेके निकल गया, हमारा शरीर धीरे धीरे ठंडा हो गया, कोई अंग हमारा पक्षाघात की तरफ जा सकता है। ये लिखा है, प्रमाणित है बुक में। अतः सर्द व नम झोंकों के लगने से शरीर के किसी अंग या भाग का पक्षाघात तक हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, लाइक ए पैरालिसिस, डलका मारा इज नंबर वन मेडिसिन। अतः चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे बॉडी एक हो, चाहे रेस्पिरेटरी डिजीज का हो, यही नहीं, इसके एलिमेंट्री कैनाल के, चाहे एमेबिक कोलाइटिस हो, चाहे बेसिलरी कोलाइटिस हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे म्यूकस कोलाइटिस हो, आदि में भी एक स्टूल दूसरे स्टूल से बदल जाएगा। हम पल्सेटिला की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की मानसिकता अलग है, परंतु सिम्टम चेंज हो जाते हैं। इसमें हल्के से पल्सेटिला कह देता मैं भी आ रहा हूँ, कई दवाइयां हैं, परंतु रस्टस का, डलका मारा का, एक स्टूल दूसरे कलर का, दूसरा स्टूल तीसरे कलर का, कुछ ना कुछ परिवर्तन है, वहां डलका मारा आ जाए। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि ड्राई कोल्ड विंड्स, अगर वेट है, नमी है, तो वो रस्टस की तरफ इशारा करेगा। लेकिन नमी नहीं, उसमें वेट नहीं है, ठंडी नवा सूखी हुई लेकिन बड़ी ठंडी हवा, वो हमें झोंके, सर्दी के परेशान करते हैं। इसमें डलका मारा आती, चाहे स्टूल का हो, चाहे इचिंग का। यही नहीं, अगर एलेंस की नोट को पढ़े तो एलेंस रिलेशनशिप के ऊपर मिल जाएगी, जनरलाइज्ड इचिंग, खुजला रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सोराइनम या सल्फर या रस्टस या रूमेक्स या ट्यूबरकुलिनम उनको पीछे कर देगी, ऐसी नहीं। इटियोलॉजिकल फैक्टर, शीतल ठंड हवाओं के झोंकों के समय, और शाम को खुजली पड़ जाए, रात भर खुजली करें, तो चाहे हेडेक हो, चाहे सर्दी जुकाम बुखार हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे स्किन का हो, चाहे एलिमेंट्री कैनाल का डायरिया डिसेंट्रिक हो, डलका मारा आजकल के सीजन में बड़ी नंबर वन की मेडिसिन मानी जाएगी। अतः ऐसे ठंड मौसम में डलका मारा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ठंडी हवाओं से जो भी तकलीफें बढ़ती हैं, इस जनवरी में नंबर वन पे डलका मारा आएगी। आगे की एक मेडिसिन तुरंत हाथ उठाती है, भाई हम चलते हैं तो हमको आराम मिलता है, ठंड लगा है मुझको, स्टिफनेस है ज्वाइंट में, लेकिन हम जब चलेंगे तो मूवमेंट से हमको आराम मिलता है। तो इसके माने हैं कि सभी होम्योपैथ जानते हैं कि रेस्टक्स है, क्योंकि अगर एलेंस की नोट का प्रीफेस पढ़ें, जहां एससी एलन ने लिखा, तो चौथी पांचवी छठवीं लाइन बड़ी खतरनाक है। प्रीफेस, एससी एलन ने लिखा, क्या लिखा चौथी पांचवी लाइन से,
कि होम्योपैथ के जुड़े हुए विद्यार्थियों को, चिकित्सकों को लगातार होम्योपैथिक पढ़ते रहना चाहिए अंतिम समय तक। क्यों? टू फाइंड आउट द कंपेयर एंड कंट्रास्ट among टू सिमिलर डिजीजेस। हम बार बार मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो सिमिलर मेडिसिन मिलती जुलती हैं, परंतु उनमें कंट्रास्ट कहाँ है, इंडिविजुअलाइजेशन कहाँ है, वो दूसरे से डिफर कैसे कहती करती हैं, वहां आप सिमिलिमम ढूंढ सकते हैं एमंग्स टू थ्री सिमिलर मेडिसिन। तो ये प्रीफेस में पता चला और एग्जाम्पल भी दे दिया ये सेलन ने, लाइक ए ब्रेविया एंड रस्टक्स। सब कुछ होते हुए पता लगा कि एक आराम से आराम करता है, रेस्ट करता है, नो मूवमेंट्स, तो अपना ब्राउनिया की तरफ, ड्राइनेस की तरफ चला गया, और दूसरा मूवमेंट करता है तो रस्टक की तरह चला गया। बिस्तर में फीवर है, छटपट करता, करवट बदलता, भाई क्यों कर रहे हो, कहा मूवमेंट करते हैं तो हमें आराम मिलता, तो कहता हम रस्टक्स हैं। लेकिन ये बॉडी का रेस्टलेसनेस रिलीव्ड बाय मूवमेंट, और मेंटल रेस्टलेसनेस में जब इधर उधर करता तो आर्सेनिक आदि आदि आदि। इसलिए होम्योपैथिक को हमेशा लगातार पढ़ते रहना चाहिए कि दो तीन मिलती जुलती दवाइयों में, सिमिलर मेडिसिन में, हाउ टू फाइंड आउट द सिमिलम। अब डलका मारा की बहुत तारीफ की जा सकती है, प्रिवेंटिव भी है, सब कुछ भी है, क्योंकि एक लाइन बड़ी कीमती है, व्हेन वो डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, पहली लाइन पटरिया मेडिका की। अब हम रस्टस की बात कर ले, क्योंकि कहा गया कि इस सर्दी में, जनवरी में क्या रस्टस काम नहीं करती? अरे जबरदस्त काम करती है, प्रोवाइडेड इट्स मोडिलिटी शुड कम ऑन द टॉप। इसकी मोडिलिटी को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। चलने फिरने से आराम मिलता है तो रस्टक्स है। हाथों से उठा के बात करता है, काली ब्रोमिटम है। पैरों को हिलाते हुए बात करता है तो साइनस की तरफ है। हाथ पैर दोनों हिला के बात करता है, जिंकम मेटलकम की तरफ है। हम उधर नहीं जाना चाहते, हम तो रस्टस के शरीर के दर्द में राहत देता है जब हम चलते हैं। अतः यह दवा शरीर में होने वाले दर्द को कम करने के लिए विशेषकर जोड़ों और मांसपेशियों में हिलाते हैं, रेस्टलेसनेस से तो आराम करता। अब डिफर कर गई, वो डलका मारी थी, ये रेस्ट्रक्स है। अतः ऐसे ही और दवाइयां भी हैं इस सीजन में कि सर्दी बुखार से लाभकारी, सर्दी बुखार के बाद जो समस्याएं आती हैं, उन्होंने कहा क्यों भाई आर्सेनिक भूल जाओगे क्या? अरे कैसे भूल सकते हैं आर्सेनिक को? मेंटल रेस्टलेसनेस ऑन द टॉप, फिजिकल रेस्टलेसनेस तो है ही है, लेकिन उसका पानी के पीने की प्यास, उसकी रेस्टलेसनेस, उसकी घबराहट, उसकी एंजाइटी, उसकी फियर आदि आदि आर्सेनिक को कहती है कि ये आर्सेनिक कौन से आर्सेनिक? आर्सेनिक ब्रोम नहीं, आर्सेनिक सल्फ्रेवेरम नहीं, आर्सेनिक सल्फ्रुब्रम नहीं, आर्सेनिक आयोड नहीं, आर्सेनिक एल्बम की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कह देते हैं आर्सेनिक, तो पूछना पड़ता है मुझको कि भाई आर्सेनिक आयोड स्किन की बात कर रहे हो क्या, जो सोराइसिस की मेडिसिन होती, बड़ी बड़ी स्केल निकलती? बोले नहीं नहीं, आर्सेनिक, हमने कहा आर्सेनिक सल्फ्लेवेरम की बात कर रहे हो क्या, जो ल्यूकोडर्मा में मानी जाती? बोले नहीं नहीं। बोले आर्सेनिक, हमने कहा आर्सेनिक ब्रोम की बात कर रहे हो क्या, जो सोराइसिस की बहुत वंडरफुल मेडिसिन मानी जाती है और पॉलीक्रिस्ट है छोटे में होते हुए? बोले नहीं, आर्सेनिक एल्बम। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्सेनिक एल्बम की बेचैनी और चिंता के साथ जुड़े हुए अंगों को एक बेहतरीन उपाय है कि दीर्घकालिक जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं और एनेमिक हो रहा पेशेंट,
खराब रक्त संचार से प्रभावित हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी, चिड़चिड़ापन, चीजों को साफ करके रखना, और घूंट घूंट पानी पीना है तो एक गिलास लिया, एक घूंट पिया फिर रख दिया, एक घूंट पिया फिर रख दिया। बिराउनिया के प्यास को तो उठाया, गिलास पूरा पी गया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वेरी लॉन्ग इंटरवल, तो हम उधर चले जाएंगे। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेरी फ्रिक्वेंट, धीरे धीरे पीता है, और कंजूस भी है, लाइक सीप या लाइक लाइकोपोडियम, हम उधर नहीं जाएंगे। ग्रीडी भी है उन दवाई, परंतु आजकल के मौसम में, सर्दी में जुकाम हो जाने से, सर्दी आ जाने से, घबराहट होने से, रेस्टलेसनेस होने से, और अपने सामान को सब ठीक ठाक रखने से, घूंट घूंट पानी पीने से रात में सो भी ना पाए। अच्छा, रात, पूरी रात की बात कर रहे हैं? नहीं, कह रहा है कि 2 बजे के लगभग, 1 बजे 2 बजे बड़ा भारी हो जाता है, बहुत उठ के बैठ जाएगा, घबरा जाएगा। बोले और आगे? क्या नहीं जाएगा क्या? कहीं और आगे जाएगा तो दूसरा दवाई हाथ उठा देता है, और वो इडियोसिंथेटिक प्रूवर होता है। इडियोसिंथेटिक एक ब्रिटिश लेडी थी जिसने ऐसी दवाई प्रूव कर दी अकेले। अब उस दवाई में क्षमता है कि 4 बजे के लगभग वो उठा देगा, और उठाने के बाद रॉकिंग करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। हम इसलिए मॉडलिटी में भी देखेंगे, कौन है ब्रिटिश लेडी ने प्रूव किया था, उसमें क्षमता है, परंतु दूसरे लोगों ने नहीं प्रूव कर पाए। सी वाज ओनली द लेडी हु वाज ससेप्टेबल टू इम्प्रेस्ड बाय दिस हिडन क्वालिटी ऑफ द कैली कार्ब। हम उधर नहीं जाएंगे 4 बजे वाले में। हम तो अभी और सहने की बात कर रहे थे 1-2 बजे के लिए, लेकिन घबराहट, उलझन, इन सब शीत लहरी के दुष्परिणामों में मॉडलिटी बहुत देखनी चाहिए। अगर मॉडलिटी नहीं है, समटाइम्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिल जाते हैं दवाइयों के, लेकिन समटाइम्स मॉडलिटी शाम एकदम टॉप पे आ जाती है। अतः कलकेरिया काल में कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है पार एक्सीलेंट। हमने पूछा डॉक्टर आर पी पटेल साहब से, साहब पार एक्सीलेंट क्या होता है? एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं उनको भी देखते हैं। मैं पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूरियम। कॉन्स्टिट्यूरियम लैटिन वर्ड से आया कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बनाएगा? फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप, रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ होता है, और फिर उसमें कभी मोडिलिटी ढूंढ दें, तब तो फिर बड़ी गजब की दवाइयां हैं। अतः आजकल के इस सीजन में टेडल का मारा हो, एकोनाइट हो, ब्राउनिया भी आ जाती है, बैप्टीसिया भी आ जाती है, हीपरसल भी आ जाती है। और हम तो जिस घर में रहते हैं उस घर को एक कमिश्नर साहब में अलॉट करके पूरे इलाहाबाद में 1960 के बने हुए मकानों को हायर कम परचेज में कन्वर्ट कर दिया था। उनको देखने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा टच मत करना, टच करोगे तो हमें बहुत दर्द होगा, अंडरवियर भी टच कर जाता है तो हमको सो सीवियर पेन होता। हो गया प्रिस्क्रिप्शन अपना, सो हाइपर सेंसिटिव टू टच इवन द क्लॉथ्स ही पर सेल्फ। कहीं देखोगे नहीं। हमने कहा सर सब्जेक्टिव सिम्टम मिल जाए तो? उन्होंने कहा सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? ये कौन से सिम्टम बोल रहे हैं? कॉमन सिम्टम क्या होता, अनकॉमन सिम्टम से क्या होता, पिक्यूलियर सिम्टम क्या होता, स्ट्रेंज सिम्टम्स क्या होता, स्पेसिफिक सिम्टम क्या होता? सब सिम्टम एक तरफ, सब्जेक्टिव सिम्टम्स बहुत मायने रखता है। अगर वो कह दे कि साहब हम गर्म थे, दोपहर में गर्मी से बाहर से आए और एकाएक पसीना हमारे आया, और थोड़ी देर में ठंडी लहर आई और पसीना सूख गया, ये मॉडलिटी अकेली दल का हमारा आसमान छुएगी। इसकी मॉडलिटी पढ़ ली जाए, देख ली जाए। तो हम गए थे आर्सेनिक तक्रस्टस को छोड़ के। अतः बहुत सी दवाइयां हैं। बैप्टीसिया कहती मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, प्रोवाइडेड की बोनी एक होना चाहिए मेरा।
हल्के से फ्यूरिस होनी चाहिए। और यही नहीं, दूसरी दो दवाइयां आ गई सीजन में। बोले हमारी मोडिलिटी तुम समझ लो। हमने, क्या है आपकी मोडिलिटी? कहें जब कवरिंग ऑफ, जब हम कपड़े उतारेंगे ऑफिस से आके, जैसे मैंने कपड़ा अपना चेंज किया, अरे जो खुजली शुरू होती पूछो ना। हमने कहा आप मिस्टर ल्यूमेक्स हैं क्या? उसने हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ तो मैं हूँ, लेकिन मेरी इचिंग जो होती है वो कवरिंग आप, जब हम आके पैंट उतारते हैं, कपड़े बदलते हैं, शाम को समय बड़ी itching होती, स्ट्रॉन्ग मोडिलिटी बड़ी स्पेसिफिक है। तो उसने ल्यूमेक्स ने कहा है, हमारे एक और भी साथी, हमने कहा वो कौन? कैन ट्यूबरकुलिनम। तो दो तो पता चला हमको। एनी हाउ, तो आजकल के इस सीजन में बहुत सी चीजें आती हैं कि शीत लहरी से प्रभावित होने की कॉज एंड काजा, कार होने की डिजीज को ध्यान में रखते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए, सिकनेस रोगी को जो भी तकलीफें होती हैं हम देखेंगे। लेकिन अगर इस सीजन जनवरी में हमारी ठंडक प्रिडोमिनेट कर रही है, उसकी शीतलहरी से प्रभावित हो रही हैं, तो उंगलियां हमारी झुरझुरा रही हैं और चिलकन हो रही, ठीक है, आप जानते हैं टिया रिचीमोसा काम करेगी, सिमसीफुगा काम करेगी उंगलियों में, और बहुत दर्द हो रहा, बेलिस भी काम कर, सब ठीक है। परंतु ये जो हमारा रस्टस, बैक्टीरिया, ल्यूमेक्स, सिंसिफुगा, ये सब आ जाती हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि होम्योपैथिक प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, आराम भी देती है, सर्दी जुकाम भी रोकती है, और हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर कोई औषधियां हैं तो हमारी होम्योपैथिक औषधियां हैं। बशर्ते कि सिम्टम सिमिलरिटी की बात है। एक सर्जन ने कहा, सिम्टम मिलाते हो तो सिम्टम समझाओ हमको, लाभ सिमिलिया क्या है? हमने कहा वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाए तो मिट्टी से ही वो जुड़ेगा। अगर सीमेंट का चूल्हा जिस पे खाना बनाते टूटेगा तो सीमेंट से ही जुड़ेगा। अगर ईंटे का चूल्हा टूटा तो सीमेंट और सब ये ईंटे से ही। अगर लोहे का टूटा तो लोहे की ही वेल्डिंग करनी पड़ेगी। अल्मीनियम का टूटा चूल्हा तो अल्मीनियम की ही वेल्डिंग करेगी। लाभ सिमिलिया को कहाँ तक समझना चाहोगे? तो कहना होम्योपैथिक में क्या खास बात? हमने कहा होलिस्टिक अप्रोच है। एंड होलिस्टिक अप्रोच क्या है? हमने कहा होलिस्टिक अप्रोच एज होल पेशेंट, जैसे समझाइए। हमने कहा किसी ने देख लिया कि एक बढ़िया सा अमरूद है, फला हुआ है, पका हुआ, एक आम बढ़िया से पका हुआ, आंखों ने खबर दिया ब्रेन को, पैर अपने आप आगे बढ़ गए, हाथों ने एक मिट्टी का टुकड़ा कंकड़ उठाया और निशाना साध के मारा। फिर मन ने कहा कि आम गिरेगा तो फूट सकता है, तो पैर अपने आप दौड़ गए और हाथों ने उसको लोक लिया। जब हमने उसको उठाया और मुंह के पास ले गए इस पकी हुई सीकर को, नाक की ऑल्फैक्टरी नर्व ने खबर दिया हमारे ब्रेन को, बड़ा सुगंधित है। ब्रेन ने कहा फील गुड हार्मोन बनाओ, और गट ने फील गुड हार्मोन, इंडोर्फिन, स्पिरिन सब बनने लगा, और लार बनने लगी, आदि आदि। सब होलिस्टिक अप्रोच, सब मिलके सब काम करते हैं। ये पैरों को किसी ने नहीं कहा, हाथों से ईंटा उठाने किसी ने नहीं कहा। आज हम उधर न जाके फिर आते हैं कि जनवरी के महीने में शीत लहरी से जो लोग भी प्रभावित होते हैं, ठंड लगने से, चाहे रेस्पिरेटरी डिजीज हो, चाहे सर्दी जुकाम बुखार आदि, चाहे एलिमेंट्री डिजीज का हो, चाहे मस्कुलर पेन न्यूरल्जियाज हो, चाहे हेडेक हो, चाहे रेस्टलेस नींद की हो, चाहे डायरिया डिसेंट्री को हो, आजकल की शीतलहरी से प्रभावित होने वाले लोगों की उचित औषधियां, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों होम्योपैथिक में उपलब्ध हैं, बशर्ते कि उनका सही सिलेक्शन किया जाए और सही उनका उपयोग किया जाए। बचाव करना, मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा पार्ट है। चाहे मेडिसिनल डिजीज हो, चाहे सर्जिकल डिजीज हो,
थर्ड पार्ट इज मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज। भाई कपड़े हैं, गर्म रखने पड़ेंगे, और बचना पड़ेगा ठंडी हवा से। भोजन है, वो भी कुनकुना ही लेंगे हम लोग, ठंडा नहीं बाहर से आके, आदि आदि। अब हम चाहते हैं कि कोई प्रश्न पूछें तो उसको दें। हम तो बहुत ऐसे डलका मारा इन शीतलहरी मौसम में, नेट्रम सल्फ और र्यूमेक्स, ब्राउनिया, एकोनाइट, आर्सेनिक, रस्टक्स, जिनकी मॉडलिटी मिलती है, उन्हीं पॉलीक्रिस्टमडी में सिम्टम को देखते हुए, मॉडलिटी को देखते हुए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को देखते हुए, प्यूक्यू आरियस को देखते हुए, सेक्शन 153 को देखते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और लाभ मिलता है। अब आप हमसे कुछ प्रश्न करें ताकि हम कुछ उत्तर दे सकें, समाधान। जो हमारे साहनी साहब ने आदेश दिया उसको मैंने पालन करने का एक आंशिक प्रयास किया। सिम्मी जी, आप सवाल कर सकती हैं। हाँ जी सर। आर्सेनिक, नहीं नहीं सर, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ चैट बॉक्स में। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं है कोई क्वेश्चन। अच्छा। आप सवाल करें अपने, आप तो स्टूडेंट है भी हैं जी। थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड नॉलेज विद अस। सर, अभी जो बेसिक हम प्रैक्टिकल नॉलेज में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो क्या केसेस हम देखते हैं और क्या मेडिसिन हम दे पाते हैं इस टाइम पे, सबसे ज्यादा यूज होता है? होम्योपैथी, होम्योपैथी प्रैक्टिस बहुत आसान है। जितना चाहो उतना इज्जत कमाओ, जितना चाहो उतना पैसा कमाओ। किसी पद्धति में ऐसा नहीं है तत्काल आ गया या आधा घंटा हुआ और तकलीफ हो गई शीतलहरी से, अरे भाई से गुड मॉर्निंग टू एकोनाइट। हाँ जी। क्यों? कंट कहता तूफान की तरीके से आता, सिम्टम स्टार्म की तरीके से, और समय निकल गया, आज चला गया। कल दूसरे दिन आया तो हेलो ब्राउनिया, सिम्टम ब्राउनिया के देखेंगे। और अगर वो भी समय निकल रहा है तो हेलो जेलसीमिया, और वो भी सब निकल गया। उसने कहा हम चलते फिरते हैं तो आराम मिलता है, रेस्टलेसनेस से आराम मिलता है, बड़ा बॉडी एक है, तो भाई रेस्टलेस। और नहीं कुछ समझ में आया, शीत लहरी से हुआ, तो हम तो डलका मारा देते हैं आजकल के सीजन में। और कोई क्वेश्चन, बड़ा प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। पेशेंट को ध्यान से सुनिए, पेशेंट अपनी मेडिसिन आपको खुद बताता है, खुद बताएगा पेशेंट। कुछ सुनिए, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ आंसरिंग। सी हेरिंग ने तो छोटी सी किताब ही लिख दिया उस पे, लैंग्वेज ऑफ डिजीजेस। तो पेशेंट को अगर आपने ध्यान से देखा, कैसे आ रहा, कैसे बैठ रहा, कैसे हाथों से बात कह रहा है, कैसे पैर हिला के बात कर रहा, कैसे बात करते करते भूल जाता, कैसे कहा "अरे, बड़ी ठंड लगी डॉक्टर साहब, ठंड लग गई कल", खुद ही बता रहा हमको, एकोनाइट डलका मारा में देख लो, मरस्तक्स में देख लो। और ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या जैसा मलते हैं थोड़ा सा तो हिलाते डुलाते हैं तो अच्छा लगता, खुद ही बता रहा हमको रस्तक्स दे दो। पेशेंट स्पीक्स, he tells the name of medicine provided आप में piercing eyes, आंख आप इतनी गहरी जाए कि पेशेंट क्या हाव भाव दिखा रहा है, पोस्चर। 90 सेक्शन 90 में पाहो 4-5 लाइन सेक्शन 90 और फुट नोट है 24 लाइन। कैसे सर रखे, कैसे मत्था रखे, कैसे बैठे है, कैसे बात कर रहा, सारा उसका फुट नोट पढ़ लीजिए, बड़ा काम आता है। हम तो आजकल आपके सीधे प्रश्न का उत्तर है कि डलका मारा देते हैं, और अगर बॉडी एक हुआ, रिलीफ हुआ थोड़ा बहुत, रस्तक्स देते हैं। और सडन अगर 1-2 घंटे का केस हुआ तो आई नेवर फॉरगेट एकोनाइट। पता नहीं क्यों वो एक्यूटनेस उसका आसमान छूता और घबराहट उसकी आ जाती है। और कोई प्रश्न? सर, एक सर सवाल अभी है। हिलने डुलने से दर्द बढ़ता है। हिलने डुलने से दर्द होता है, 5वीं लाइन प्रीफेस में एस सी एलन का है। हिलने डुलने से दर्द होता है,
बढ़ जाए तो ब्रह्मण्य, इवन स्लाइटेस्ट मूवमेंट्स, करवट भी बदला, ये क्या हुआ, अरे पूछो मत, स्लाइटेस्ट मूवमेंट्स इज जस्ट नॉकिंग द डोर ऑफ अल्बा। अब ठीक है। उसके साथ कुछ सिम्टम मिला लेंगे, थर्स वगैरह मिला लेंगे और कुछ भी मिला लेंगे। इसीलिए तो उनका डॉक्टर बर्नेट, माई 52 रीजन्स, माई 50, उन्होंने जो लिखा कि उनको जो निमोनिया हुआ था, सेकंड एग्जांपल, जो निमोनिया हुआ था नहीं ठीक हो पा रहा था, जब भी वो खांसा था स्टिचिंग पेन हो जाता था उनका, इन बिटवीन द विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा में कैसे स्टिचिंग पेन होता था, कई महीनों झेले। उन्होंने टकरा गया एक ठो होम्योपैथ, उन्होंने कहा ये क्या जानते होंगे, लेकिन जो हिलने डुलने से दर्द हो, स्लाइटेस्ट मूवमेंट, उन्होंने ब्रेवनिया प्रिस्क्राइब किया और उन्होंने अपनी 52 रीजन या 50 रीजन टू बिकम होम्योपैथ की किताब में लिखा, सेकंड रीजन, कि वो उनका ऐसा क्योर हुआ कि वो देखते रह गए। ये क्वेश्चन जो है इतना बढ़िया हमारे प्रोफेसर साहब साहनी साहब ने पूछा, और हिलने डुलने के माने को कह रहा है जरा देख लो भाई, नहीं ऐसा तो नहीं, हिलने डुलने से तकलीफ बढ़ रहा तो ब्रह्मण्या तो नहीं हूँ। इसका प्रीफेस में भी एस सी एलन ने चर्चा किया। और सर आप हमसे ज्यादा जानते हैं, जो हमको मालूम था वो बताया नहीं, सर। मैंने सवाल नहीं किया था सर, ये आपके ऑडियंस का सवाल था। चैट बॉक्स में अच्छा। क्वेश्चन। जी। नहीं समझ सर गया एक सर। सवाल मेरा है सर। हाँ हुकुम। अभी हॉट पेशेंट और कोल्ड पेशेंट है, तो हॉट पेशेंट को सर्दियों के मौसम में क्या प्रभाव पड़ेगा, और कोल्ड पेशेंट को सर्दियों के मौसम में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो लोग सामना करेंगे? फिर से इसको एक्सप्लेन कर दें सर। सर हॉट पेशेंट होते हैं ना, जो सेंसिटिव होते हैं काफी गर्मी से, और दूसरे होते हैं कोल्ड पेशेंट होते हैं, जिप्सन मिलर ने जो बताया है। तो जो हॉट पेशेंट होंगे, जो गर्म प्रकृति के रोगी होंगे, और उनका प्रभाव कैसे, उनको कैसे सर्दी मौसम में प्रभावित होगा, और जो कोल्ड ब्लडेड होंगे या ठंड प्रकृति के होंगे, तो उनको सर्दियों के मौसम में किस ग्रुप में हम लोग ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? हम तो उनसे पूछ लेते हैं कि जो ओढ़ के आए हैं, कैप पहने हैं, कलर बंद किए हैं, यहाँ तक पहने हुए हैं, किस सीजन में रखते हो, इसी सीजन में, कहता नहीं हम तो गर्मी में भी अपना ढके रहते हैं। तो हम चले जाते हैं सेबेडिला की तरफ, जिल्सीमिया, उस सोराइनम की तरफ। अगर उसका नेचर ऐसा है तो वो चिलिएस्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रबंध कहता हम 12 महीना अपने को बचा के रखते हैं। दूसरा जो हार्ट है वो बहुत हल्के कपड़े पहनता है, क्योंकि वार्म ब्लडेड है, विंड से एक्साइटेड ना हो, एक्साइटिंग टेम्परामेंट का या मॉडलिटी में, तो उसके लिए हल्के कपड़ा पहने रहता। लेकिन दोनों में फर्क ये हो जाता कि थ्रोट में अगर ट्रबल हो गई तो फाइटोलक्का ने कहा कि मुझको तकलीफ है, सेबेडिला ने कहा मुझको भी तकलीफ है, उसने कहा लेफ्ट साइड में, फाइटोलक्का ने कहा, तो सेबेडिला ने कहा मैं भी लेफ्ट साइड, फिर फाइटोलक्का ने कहा मैं लेफ्ट से राइट बढ़ता हूँ, सेबेडिला ने कहा मैं भी लेफ्ट से राइट बढ़ता हूँ, फिर फेटोलक्का ने कहा पानी पीता हूँ, कुछ निगलता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती, सबेडिला ने कहा मैं भी यही करता हूँ कि मुझको तकलीफ होती है जब निगलता हूँ। तो फाइटोलक्का ने कहा मुझको फरेंजाइटिस है, लरेंजाइटिस है, नॉन स्पेसिफिक फरेंजाइटिस, तो सबेडिला ने कहा मुझको भी सब कुछ यही है। तो कैसे किया जाए? तो फाइटोलक्कन थोड़ा देर देखा गया कि फाइटोलक्का लेक्सिस के करीब जा रहा है, तो लेक्सिस और फाइटोलक्का ये कॉलर को बंद कर खोल के जैसे लेक्सिस कर देता पीछा कि हीट न लगे, लेकिन सबेडिला का कॉलर भी बंद कर लेता, बटन भी बंद कर लेता। हीट ऑफ द कवरिंग ऑफ द कॉलर गिव्स रिलीफ, ये सब्जेक्टिव सिम्टम है। तो कहीं न कहीं ऑब्जर्वेशन करने पे कहीं न कहीं डिफरेंस मिल जाता है। हार्ट पेशेंट अपने आप ही बताएगा, गर्मी जाड़े के दिन है आजकल जन्मदिन, फिर भी वो पूरा नहीं लद के आया है, कुछ वार्म कपड़े पहने हैं, हार्ट पेशेंट है। और वो जो चिली पेशेंट, वो इतनी कवरिंग है, एक स्वेटर उसके ऊपर दूसरी सदरी भी, उसके बाद कोट भी, मफलर भी, वो बता रहा कि मैं चिली पेशेंट हूँ। अब हम देखेंगे चिली पेशेंट में किधर जा रहा है इस कवरिंग में, ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका सोराइनम है कि उधर जा रहा है। अतः पेशेंट को कीन ऑब्जर्वेशन में, द मोमेंट पेशेंट इज एंटरिंग अवर चैम्बर,
जैसे प्रवेश करता है हम उसको पहचान लेते हैं कि चिली है कि हार्ट है। बस देखने की नजर होनी चाहिए सर। सर एक सर, क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सिमी सर जी। अभी मैं बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूंगी कि जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो जस्ट हु स्टार्ट जो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो वो इनिशियली विंटर्स के टाइम पे क्या मतलब आपने ऐसे क्या गलतियां ऑब्जर्व की हैं कि विंटर्स में एक्यूट पेशेंट्स को ट्रीट करने में क्या मिस्टेक्स करते हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं? मतलब अगर कोई एक्यूट पेशेंट आ रहा है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि अगर इसको एक्यूट रेमेडी दें या फिर उसके अगर हम मेंटल सिम्टम्स ले रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देना है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट सिर्फ आप ध्यान से सुने। वो पेशेंट बोल रहा कि डॉक्टर साहब हम तो दिन भर ठीक ठाक थे, शाम को एक ठंडी हवा में चले गए, तकलीफ हो गई। वो एक्यूटनेस है। और कहा डॉक्टर साहब हर सीजन में मुझको ये तकलीफ हो जाती है, वो क्रॉनिसिटी है। तो वो कह रहा 3-4 दिन से तकलीफ है। वो पेशेंट बता रहा कि आई एम ए क्रॉनिक पेशेंट, आई एम सफरिंग विद दिस, हमको ऐसा हो जाता। हम देखेंगे कि नेट्रम सल्फ की तरफ जा रहा है कि नहीं। लेकिन उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक था, सवेरे उठा तो एकाएक छींकें शुरू हो गई। पहले मैं ठीक था बिल्कुल। तो बता रहा है कि हमें मूड का है, हम नक्सोन का है। अगर वो कहता है 3-4 दिन से तकलीफ है तो पेशेंट को फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर। उसने हमको अपनी प्रैक्टिस में 58 ईयर्स की प्रैक्टिस में हम बहुत ध्यान से सुनते पेशेंट को, जो गुरुओं ने हमको बताया। हम बहस नहीं करते, लेट द पेशेंट शुड स्पीक, उसी में छिपा रहता है। दूध में मलाई भी है, मक्खन भी है, घी भी है, चीज भी है। सब कुछ दूध में है, घी भी है, मक्खन चीज सब कुछ। थोड़ा सा वार्म करो, पूरी बात सुन के एक आधी मॉडल पूछ लिया। अपने आप पेशेंट को पहले आप अलाउ करें कि वो अपनी पूरी बात कहे। हो सकता गप मार रहा हो, कॉन्स्टेंटली थ्योरेटाइजिंग, तो भी कह रहा है डॉक्टर साहब गुस्सा ना हो, हम कैनेबिस इंडिका हैं। अगर स्टोरी पे स्टोरी बनाता चला जा रहा पेशेंट, समझते हैं कि लैक्सिस की तरफ जा रहा है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन सिम्टम टू अनदर सिम्टम चला जा रहा है। सुनो तो पहले, बता रहा कि मैं पल से टिला हूं। अगर हमने ऑब्जर्वेशन, ये जो फिजिशियन थर्ड एंड फिफ्थ एंड सेवेंथ में ऑर्गेनल के मेडिसिन में फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर, कीन, ही मस्ट परसीव टू पेशेंट, देखे समझे। उसी में सब है, उसी दूध में घी है, मक्खन है, दही है, सब कुछ है छिपा हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन किया। और लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, हम अपने खिलाफ बोल रहे हैं कि शुरू में पहले हम ही बोलते जाते हैं। तुमको क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ है, क्यों है, तुम्हारे खानदान में तकलीफ थी कि नहीं, तुमको एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारे खानदान में भी एक्सीडेंट हुआ तक नहीं। पेशेंट सोचता है बेवकूफ डॉक्टर, चलो भाग चलो। पेश फिजिशियन तो चुपचाप बैठा रहे, पेशेंट आपका बोले, बहुत ध्यान से आप सुनिए। आधी से ज्यादा वो सिम्टम अपने आप ऐसा बोल देगा कि वो मेडिसिन आपको ऊपर, घी जैसे थोड़ा सा गर्म किया गया दूध को, तो ऊपर 1-2 बूंद घी के आ जाते हैं। मैंने हो सकता है कि गलत मैं कह रहा हूँ, लेकिन पेशेंट से बहुत ज्यादा बहस ना करके उसी की बात सुनने से बहुत कुछ मिल जाता है मुझको। ये मेरा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है सर। हाँ धन्यवाद सर। दो सवाल और है सर। एक लोगों ने पूछा है नेट्रम सल्फ कब देना चाहिए, और दूसरा है एगैरिकस का यूज विंटर में कैसे करेंगे। नेट्रम सल्फ और एगैरिकस के विषय में है। नेट्रम सल्फ का नेचर है कि नेट्रम ग्रुप सारे से सोडियम ग्रुप से और सल्फर ग्रुप से मिला करके वो लाते हैं, उसमें क्रॉनिसिटी है। कभी कभी एक्यूटनेस, उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम इंटायर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते, सर्दी जुकाम बुखार बलगम, बिहेवियर भी ठीक है, कहीं खुजली भी। उधर न जाके एगारिकस बहुत इंपॉर्टेंट आपने सिम्टम बत कहा कि विंटर में कैसे करेंगे। एगारिकस के चिल, जो पैर के अंगूठे उनमें हल्के से क्रेक होने लगते हैं,
सोरनेस भी आने लगती है उसके था उसमें सोल में, और चिलबिन अजीब सा लगता है, खुजली उसको। और एगारिकस में एक बड़ी विशेष बात है जो किसी में कम होती है, उसकी जो खांसी आती है, रेयरेस्ट मेडिसिन केंट रिपर्टरी में सिंगल मेडिसिन +3 की है। वो क्या, जो भी खांसी आएंगी वो सीज इनटू स्नीजिंग, 3 बार खांसेगा तो 3 बार छींकेगा, अगर 4 बार खांसेगा तो 4-5 बार खांसेगा। ये एलेंस के नोट में, ये बोरिक में और केंट रिपर्टरी में जा करके कि एवरी टाइम स्पैज्मोटिक नेचर ऑफ कफ, कफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से आजकल की से मिलता जुलता, फिनिश इनटू सीज इनटू खत्म होता स्नीज, जब आपकी खांसी छींकों में तब्दील होती है तो टॉप पे मेडिसिन +3 सिंगल मेडिसिन 14 मेडिसिन है लेफ्ट पेज में कंट्रीपर्टी, लेकिन +3 सिर्फ 11%। वंडरफुल सर, आश्चर्यजनक। और कितने लोग हैं इस ऑडियंस में ये जानते हैं कि डॉक्टर SM सिंह का दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर सिम्मी जी, आप जानती हैं डॉक्टर SM सिंह का दूसरा नाम? नहीं सर, सॉरी, मैं नहीं मैं जानती। जानता हूँ, मैं बताता हूँ। डॉक्टर SM सिंह का दूसरा नाम है चलता फिरता मेट्रिया मेडिका। वो तो अरे आज हमने सर ऐसा सबके कुछ नहीं है, लेक्चर में देखा। तो ऐसा कुछ हम नहीं लोगों है के सर, ये सामने में आपका आज बड़प्पन चलता है। फिरता हम लोग कहते हैं ना कि फिल्म देख रहे थे, है ना, ऐसा आज हम लोग महसूस किए हैं। और मैं तो काफी देखा, मैं इनके क्लिनिक पर भी मैं कई बार गया, जब इलाहाबाद जाता था तो इनके क्लिनिक पर चले जाते थे। अरे ये बोल रहे हैं कि रोगी सामने में आया बैठा, कैसे बात किया, कैसे ये किया, ये सवाल पूछते कम थे। तो मैंने जब रोगी चले जाते थे, एक पेशेंट मैं देखा, एक पेशेंट आया और उनके सामने में कुछ बोला, कैसे है क्या देखे पता नहीं ये, तो इन्होंने कहा कि सल्फर दे दो। तो मैंने सर जब पेशेंट चला गया तो मैंने पूछा, सर आप सल्फर क्यों बोले? तो इन्होंने कहा कि आप देखे नहीं वो कैसे खड़ा था, वो सीधे खड़ा नहीं था, वो पकड़ के खड़ा था, उसका बोलने का स्टाइल क्या था। तो ये जो है एक कितना एक्यूट ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर SM सिंह का। ये आपका इनके 58 ईयर्स का अनुभव, मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो मेट्रिया मेडिका के साथ में इन्होंने जिया है और मेट्रिया मेडिका को इन्होंने आत्मसात किया है। शायद आज हमारे भारतवर्ष में कुछ ही लोग होंगे या नहीं होंगे जो इतने डीप स्टडी मेट्रिया मेडिका का है। तो डॉक्टर SM सिंह, आपका बड़प्पन है सर, आपका मेरी बड़प्पन है, बड़प्पन आपसे नहीं जो है सीखा है, सर। आपसे जो सीखा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर M के सहानी ने करेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर आपने हमको नक्सोमिका में सिखाया था। क्या कहा कि रिलेशनशिप के ऊपर देख लो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स, हमने कहा ये क्या, कहा कि फीवर में, फीवर है और गर्मी के दिन है, फिर भी वो ओढ़े हुए फीवर में आ रहा है, ही हैज कवर्ड हिज इंटायर बॉडी, ये करेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर फीवर है, मत्थे से लेके पैर तक, ही कैन नॉट मूव विदाउट कवरिंग एट ही, दो ही इज नॉट चिली, उसको ठंड लग रही नहीं, उससे ये इटैलिक लेटर में आपने कहा था कि पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नक्सोमिका का क्या है, तो मैं नहीं जानता था सर, आपने सिखाया था। सर ये आपकी महानता है सर, आप मेरी बड़ाई कर रहे अरे नहीं, जो हकीकत है वो हमने कहा सर। हैं। सर अब हम लोग का समय समाप्त हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस ठंड के मौसम में हम लोगों को ठंड से दूर करने के लिए, बहुत गर्मी हम लोगों के अंदर में नॉलेज का हीट भर दिया है। और सिमी जी, आप सर को थैंक्स देते हुए हम लोग को सर को सेशन को क्लोज करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर SM सिंह। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल रहा। विंटर डिजीज अरे और उनका होम्योपैथिक मैनेजमेंट, आपने जो डॉक्टर क्लिनिकल M के और सहानी ने हमको सिखाया, ऐसी ऐसी बातें उनसे सीखो मैडम। जी सर, बिल्कुल, आपके नॉलेज और क्लिनिकल टिप्स शेयर किए वो सबके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। तो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस टाइम एंड नॉलेज विद अस। और थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया।
IFPH को भी थैंक यू इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए, एंड थैंक यू टू डॉक्टर MK साहनी फॉर गाइडिंग अस। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। इंग्लिश टीम, Dr. Dhanesh, you can take over the Take over. session now. Thank you, Shahani sir. It's over to Dr. Rejira.